बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, जो हुकूमत कर रही है, उन्होंने सेनेट इंतखाबात को बिला मुकाबला कराने पर हतमी फैसला आज हो चुका। कल हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि क्या फैसला करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उन्होंने फैसला तो कर लिया गया उनकी तरफ से, लेकिन जो उनके नाराज़ अरकान हैं उनका मुशावरती इजलास भी हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये कि क्या वो पीछे हट जाएंगे। जो फार्मूला मुजवज़ा फार्मूला था जिस पे अब अमल दरामद भी होने जा रहा है सेनेट इंतखाबात में, उस पर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अमल दरामद करेगी, और फिर ख़ास तौर पे केपी में जो उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाके क्या करेगी। साथ ही आज मरी में एक अहम बैठक हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत बशमूल पंजाब की CM मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके अलावा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। उसमें क्या हुआ उस मीटिंग में, उस पर भी बात करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रियासत अली आज़ाद साहब, और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर साद रसूल। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको। आज़ाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। पहले आपसे आगाज़ करते हैं कि ये बताइएगा कि जो KP का मामला था वो एक हद तक सुलझ चुका है, अब मुनासिब हुआ, ठीक हुआ? देखिए, मैं तो सच्ची बात है, अगर जमहूरियत है तो मैं बिलीव करता हूँ कि वो बिल्कुल उस वैल्यूज़ के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा टास वाली जमहूरियत देखी है। ये मैं तो इस पे बिलीव नहीं करता, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ। और एक ये चीज़ है कि जब आपने ये चीज़ें इस पे करनी है तो वो जो मैंडेट ऑफ वोट है, वो जो पब्लिक की जो एक राय है, वो कहाँ स्टैंड करेगी। जमहूरियत तो देखिए ना, लोगों की राय का नाम है ना कि लोग किसको वोट करते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को ही आप बाईपास कर जाते हैं और आपने टास्क पे करना है, तो इसका मतलब है कि जमहूरियत नहीं है जहाँ पे गिव एंड टेक है। तो गिव एंड टेक में जो एक बुनियादी नुक्ता है ना, जो जनरल पब्लिक का मफाद होता है, जिसके लिए ये पार्लियामेंट बनती है, जिसके लिए सूबाई असेंबली बनती है, जिसमें लोग वोट दे के अपने नुमाइंदे चूज़ करते हैं कि वो मेरे लिए कानून साजी करें, वो मेरे वेलफेयर के लिए वो कानून साजी करें, वो मकसद ही फौत हो जाता है। ये टास वाली जमहूरियत कोई जमहूरियत नहीं। अगर यही करना है तो फिर आप इलेक्शन ना करवाया करें, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च होता है और ये गवर्नमेंट टैक्स चक्कर से वो जाता है। तो मैं तो इसके कम अज़ कम, बाकी हो गया है उस पर, तो हो तो बहुत कुछ रहा है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो आइन की जो रूह है ना, मैं समझता हूँ उसमें ये प्रोवाइडेड नहीं है। अच्छा, साथ साहब, आपकी इस पे क्या राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स थी, उनको तो अपनी हर एक सीट की हिफाजत के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो फार्मूला था 5-6 वाला, इस पे अमल दरामद क्यों किया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का खौफ था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, हमारे अपने ही अरकान हमारे खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए जो 6 सीटें हमारे पास आ रही हैं शायद वो भी नहीं आएंगी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया? क्यों किया? देखिए, हम तो कल भी जब इस पे बात कर रहे थे, मेरा तो ये ख्याल था कि फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके वाकई कुछ बंदे टूट जाएंगे, चलें मफरूज़ पे बात करते हैं कि तो आप करें। PTI को चाहिए, ये वक्त है इस वक्त। आपने देखा पिछले 2-2.5 साल में बहुत से लोग एक्सपोज हुए, एक दो नहीं, बहुत सी चीज़ें जिनका भरम था। कुछ थोड़ा सफ़ेद पोशी का एक अजीब सा पर्दा था, सफ़ेद पोशी भी नहीं कहना चाहिए, एक थोड़ा सा पर्दा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर पैसे आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस पहले गरीब के लिए काम करेंगे, उसके बाद अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। ये पर्दा ख़त्म हो गया। उन्होंने अपनी अपनी 10-10 गुना, 5-5, 6-6 गुना बढ़ा ली। गरीब का पेट्रोल भी महंगा हो गया। एक थोड़ा सा बस भरम था कि अगर अदालत एक फ़ैसला करेगी तो उस फैसले को जमहूरियत में तस्लीम किया जाएगा। एक छोटा सा भरम था कि अगर आप और मैं किसी के हक़ में वोट कास्ट करेंगे तो वो उसी के नाम पर निकलेगा। ये इस वक्त की रेवलेशंस हैं। इस वक्त ने कुछ चीज़ें रिवील की हैं, बताया है कि मेरा ख्याल था कि इस दरवाजे के पीछे हरा रंग है, लेकिन पता चला दरवाज़ा खुलने के बाद कि वो हरा नहीं था, काला रंग था। तो हमें अगर फिर अभी भी कुछ दरवाजे बंद हैं, कुछ लोग जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 26वीं तरमीम करते वक्त भी वो लोटे हो चुके थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तो बहुत दुख हुआ। अल्लाह करता कि उनकी ज़रूरत पड़ती ताकि कौम को पता चलता, आगे कौम अपने फैसले करे, फिर से उनको इलेक्ट कर ले। कौम अगर कौम का ख्याल है कि वो लोग ठीक हैं तो फिर से उनको इलेक्ट कर ले, अगर नहीं ठीक तो फिर उनको उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। आज भी अगर PTI को लगता है कि कुछ लोग अगर हम पार्टी लाइन के ऊपर वोट मांगेंगे तो कुछ लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो आप उन्हें जाने दें। आपकी सीटें 6 होंगी, 3 होंगी, 9 होंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी KP की असेंबली भी ठीक चलती रहेगी, आपकी सेनेट के अंदर भी मेजॉरिटी ना क्रिएट होगी ना ख़त्म होगी। इससे पॉलिटिकल आउटकम के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
PTI की गवर्नमेंट एक सुपरा मेजॉरिटी के साथ KP में भी चलती रहेगी और सेनेट के नंबर्स भी तकरीबन उसी तरह रहेंगे, या वही पार्टीज़ की इक़्तिदार में भी रहेंगी और इख्तलाफ में भी रहेंगी जो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों का जो कि अपने इमरान खान साहब के नाम या उसके नारे या PTI के नारे के पीछे छुपे हुए हैं और वो असल में उनसे मुखलिस नहीं हैं, तो आप उन्हें होने दें रिवील। ये वक्त है इस बात का, जिस वजह से मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आपको ओपन वोटिंग करवानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है रियासत साहब के जो फैसला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने सही फैसला किया? क्या जो मैंने बात की कि उनके अंदर शायद कोई इस जमात के अंदर अल्लाह ताला हम सब के पर्दे कायम रखे। मैं एक गुजारिश करूँ, सिर्फ एक गुजारिश जी प्लीज़। हम इसमें ये बात नहीं कर रहे कि लोगों को एक्सपोज होना चाहिए, ये बात नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला लोगों के पर्दे कायम रखिए, ये खुदा की सिफ़त है कि लोगों की बुराइयों पे पर्दे डाले जाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया। हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि अगर आप किसी बैनर पे खड़े, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं वकील हूँ, मैं कानून के साथ चलना चाहता हूँ, तो फिर अगर मैं ये बात करके लोगों को धोखा दे रहा हूँ और उनसे वोट ले रहा हूँ या उनकी हमदर्दी ले रहा हूँ, तो फिर इस बात पता चलनी चाहिए। हम बाकी अल्लाह लोगों के पर्दे कायम रखें। हम गुजारिश ये करना चाहते हैं कि वो लोग जो कि अपने वर्कर्स को, आवाम को ये कहते हैं कि हम इस रेवोल्यूशन के नारे के साथ हैं, हम मज़ाहमत के साथ हैं, हम इमरान खान साहब की कॉल के साथ हैं, अगर वो नहीं है तो वोटर्स के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि किसी और को मुंतखब करे, या कल को जब इलेक्शन होगा लेकिन तो साथ जो ATMs की बात है वो सच में ये हुआ? बिल्कुल। इसके अंदर क्या दो राय हो सकती हैं? जैसे मिर्जा अफरीदी का नाम आ रहा है कि वो ATM ना होते तो वो आज ना होते इस जगह में जहाँ पे वो आज आए। ये तमाम तर सियासत हम रियासत साहब की बात थोड़ी ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो मैं रियासत साहब से बल्कि गुजारिश करूंगा, आपको बताएंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ATMs इस वक्त सेनेट में, KP में पैसों से मुतालिक हमेशा एक सेनेट के अंदर असल में होना ये चाहिए कि जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स हों वो सेनेट में जाएं। वो लोग सेनेट में जाएं जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली डोमेस्टिकली नाम रोशन कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका इंटेलेक्ट बेहतर है, जो अपर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। इसके बड़ा ट्रेडिशन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो फॉर सम रीजन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इसको लिया गया है। हम अमेरिकन सेनेट की तरह काम नहीं करते, हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले सेनेट की तरह इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सरमायादारों को सेनेट के टिकट्स माजी में भी दिए हैं, अब भी दिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं जो सरमायाकारों को इसके अंदर सपोर्ट करते हैं सेनेट की सीट्स के अंदर। अगर हम ये रिवायत कायम रखना चाहते हैं तो भी अवाम को पता होना चाहिए कि रिवायत कायम रहेगी, और अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो भी अवाम को पता होना चाहिए। और आई एम श्योर रियासत साहब बंदे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो जिनको मैं शायद नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। रियासत साहब पहले तो बताएं कि आपको लगता है कि इस बात में कोई हकीकत है, जो सरमायाकारी से मुतालिक बात हो रही है कि जो ATMs हैं वो आए, वो अपने ATMs अगर ना होते तो वो उनको ये पोजीशन ना मिलती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये इमरान खान की फाइनलाइज की हुई लिस्ट है। अब इमरान खान की तमाम तर सियासत उनकी जमात की यही रही, तमाम तर वो हमेशा यही कहते थे कि प्रिंसिपल्स पे हम लोग जो है वो आगे आए। तो जब इमरान खान के उन्होंने ही अगर मिर्जा अफरीदी का नाम फाइनलाइज किया तो फिर वो सियासत वाली बात उनकी ख़त्म हो गई ना, प्रिंसिपल्स वाली बात है। मैं आपकी और साथ की बातों को मैं सेकंड करते हुए, ऐड ऑन करते हुए मैं ये कहूँगा कि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किसी नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ती है। अवाम भी किसी नैरेटिव को वोट देती है। अवाम ये नहीं होती कि ये बंदा खूबसूरत है इसको वोट दो, ये खूबसूरत नहीं है इसको वोट ना दो। एक नैरेटिव है। आपने देखा इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, एक नैरेटिव था, लोगों का टिल्ट हुआ टूवर्ड, लेकिन जब उससे उन्होंने बैकआउट किया तो फिर लोग दूसरी तरफ गए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उस नैरेटिव से हट के आपने ये टास और इस पे जाके वो करना है तो फिर ये जमहूरियत नहीं है। फिर तो आप में, और जिसका आप अपने आप को कहते हैं कि हम तो इनसे अलग हैं, हम तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टी हैं फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग करती रही हैं, जिन्होंने 35-35 साल तक भी कई सूबों में हुकूमत की है। हम उनसे इस नैरेटिव की बुनियाद पे हमारा एक मंशूर, हमारा मैनिफेस्टो है, उस पे गए। अगर आपने प्रिंसिपल की बात नहीं करनी तो इसका मतलब आप मफाद पे जा रहे हैं, आप मफाद के लिए ये गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये गलत है। दूसरी बात,
जो आपने कहा कि एटीएम के, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप देखें तो ये मैटर करती है, वो मनूवरिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी उनकी एफिलिएशंस होती हैं और वहां पे ये मैनिपुलेट होता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन होता सब के अंदर है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, जो ट्रू, जो मार खाता है, जो जिंदगी देता है, जिसने तकलीफें, सौगतें, आंसू गैस, लाठीचार्ज, जेलें और सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी फैमिली, उसने सफर किया होता है, तो मैं समझता हूं कि उसके पास पैसे नहीं भी हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो की एक मैं मिसाल दूंगा कि उन्होंने वर्कर्स को दिए थे, जब भुट्टो ने स्वीप किया था तो उन्होंने आम वर्कर को वो टिकट्स दिए थे। तो आज भी आप अगर एटीएम ने ही इस सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी प्रिवेल करना है, तो फिर पॉलिटिकल वो जो सोच है, वो जो एक प्रैक्टिस है, तो मैं समझता हूं कि उसकी नफी होती है। और जान साहब ने बताया ना कि जी जो इस वक्त पीटीआई ने किया कि शायद इसलिए वो टास और इस तरफ आ गया कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया। भाई छोड़े, आवाम देख रही है। आपने देखा इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया 12 जुलाई वाला सीटों का, अब वो रिव्यू में जो मिनॉरिटी व्यू था उस पे चला गया और वो सीटें दूसरी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई हैं। और इस वक्त पीटीआई मजलूम है और आवाम की जो मोहब्बत है या उनका जो एक गुड जेस्चर है, दैट इज टुवर्ड्स द पीटीआई। क्यों? वो समझती कि इनके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि आइन के अंदर किसी जगह पे निमरा ये प्रोवाइडेड ही नहीं था कि जी सीटें दूसरी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाए। तो ये एक नैरेटिव है, ये पॉलिटिकल पार्टी इसको मैं समझता हूं कि जाके आवाम के अंदर ये इसको सेल करे और इस पे वो वोट लेके आ सकते हैं और आवाम का सारा मैंडेट ले सकती है ऑन दिस नैरेटिव कि हम तो आइन की बात करते हैं, हम तो कानून की बात करते हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अगर आपके पास ये नहीं करेंगे और टास्क पे जाएंगे तो आपका भी नैरेटिव नहीं रहेगा। ठीक है, आपका भी नैरेटिव नहीं रहेगा। यही सवाल मैं आगे लेके जाती हूँ। साथ साहब, अगर इमरान खान ने, लेट्स हम सिर्फ मिर्जा अफरीदी की बात करें, अगर उनका नाम फाइनलाइज करके भेजा जो बैरिस्टर साहब ने, जहाँ से बहरान भी ये शुरू हुआ जब आके उन्होंने नाम अनाउंस किए और अली अमीन गंडापुर और सब डिस्कशन हुई, वो सब बहरान हुआ, तो इमरान खान ने अगर ये नाम दिया है बतौर एक एटीएम, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि इमरान खान के माइंड में कुछ हुआ होगा कि वो पार्टी को कुछ फायदा भी पहुंचा सकते हैं, तभी उनका नाम दिया। तो वो फायदा क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि सड़कों पर निकलना पड़ता है एहतजाज, तो उसमें वो कोई माली तौर पे पार्टी की मदद करेंगे इसलिए इमरान खान ने उनका नाम दिया, या फिर उनकी कई मुज़ाकरात में कोई मदद कर सकते हैं या कुछ और हो सकता है? मैं नहीं जानता कि इमरान खान ने अगर उन्होंने नाम दिया है तो क्यों दिया है। पहली बात यह कि मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब ने नाम दिया है या नहीं दिया। हाँ, ये भी लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो क्यों दिया है, इस बात की मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ लेकिन इसमें इतनी गुजारिश करूं कि हर पॉलिटिकल लीडर को अपनी चॉइसेस के ऊपर पब्लिक विल देखनी पड़ती है। अगर लोगों का ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब ने एक एटीएम को टिकट दे दिया है और लोग उसके साथ नहीं होंगे, तो कल को इस चॉइस का इमरान खान साहब को नुकसान होगा। वो लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कहेंगे कि सही किया, गलत किया, वो अपना एक फैसला करेंगे। या लोग ये भी फैसला कर सकते हैं, जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, और कल आमिर रियासत साहब भी हमारे पास थे, वो बात कर रहे थे, जो भी रियासत साहब ने भी बात की कि पीटीआई कहती है कि हम वो उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के बाकी सारे हैं, हम इलेक्टेबल्स को नहीं देते, हम वर्कर्स को देते हैं। इमरान खान साहब की और पीटीआई के साथ जिस तरह की बर्बरियत का वक्त गुजर रहा है, अच्छा, ये हो सकता है कि इमरान खान साहब दो गलत फैसले करें और लोग कहें कि इन दो गलत फैसलों के बावजूद भी कंपैरेबल चॉइस के अंदर हम इमरान खान साहब के साथ हैं। जो लोग इमरान खान साहब के साथ हैं वो इमरान खान साहब की तमाम फैसलों के साथ नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम इस प्रोग्राम में इमरान खान साहब के साथ कुछ हमदर्दी दिखाते रहे, कुछ ऑपोजिशन दिखाते रहे, लेकिन अगर आप मुझे अभी कहें कि क्या इमरान खान साहब की और पीटीआई की और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंपैरिजन करें, तो हम बावाज़ बुलंद ये बात करेंगे कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर की बेनिफिशरी हैं, पीटीआई जो है वो पावर की इस वक्त परसिक्यूशन के अंदर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई के तमाम फैसले ठीक हैं। पीटीआई ने बड़े गलत फैसले भी किए हैं, पीटीआई की लीडरशिप चॉइसेस के अंदर बड़े मसले हैं, पीटीआई के सेनेट के टिकट के अंदर मसले हैं। इमरान खान साहब जब पावर में थे तो उस वक्त भी उनके कुछ ऐसे फैसले थे जिनसे हम डिसएग्री करते थे, लेकिन फॉर एग्जांपल वो कोयटा पारा चनार वगैरह के जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो वो नहीं गए, हम उस बात से डिसएग्री करते थे। लेकिन अब पॉलिटिकल लीडर के बहुत सारे फैसलों से डिसएग्री कर सकते हैं। लोगों ने होलिस्टिक एक बात देख के एक चॉइस करनी है। अगर
آپ کے اندر مجھے 10 نقصانات نظر آتے ہیں، دوسرے شخص کے اندر 10 فائدے نظر آنے ضروری نہیں ہیں. آپ میں 10 نقصانات ہیں، دوسرے میں اگر 8 ہوں گے تو میرا ووٹ اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نقصان تو شاید اس میں بھی ہے لیکن کم ہے. کیا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا؟ مجھے نہیں پتا. کیا اگر کیا تو ان کے فیصلے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن اگر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے تو اس کے پولیٹیکل فال آؤٹ عمران خان صاحب فیس کریں گے. یا لوگ اس کو درگزر کر دیں گے اور کہیں گے آپ نے بہت سارے اور اچھے کام کیے، ہم اس کو درگزر کر کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یا کچھ پرسنٹیج لوگ کے ٹوٹ جائیں گے، کہیں گے ہمارا خیال تھا آپ کچھ اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. جس دن بھی ووٹ جہاں کاسٹ ہوگا وہاں سے نکلے گا، اس دن اس کا امپیکٹ عمران خان صاحب کو پڑے گا. اچھا ریاست صاحب، اس میں بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ فیصلہ کیا واقعی عمران خان کا، جی اسی میں ایڈ کیجیے گا کہ یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اسے تو سمجھ نہیں آتا. تو یہ کنفیوژن بھی ہے. دیکھیں، جب تک ایک شخص بذات خود آ کے اس کو اون یا ڈس اون نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویراسٹی کو میں اور آپ یا ساتھ بھائی بیٹھ کے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ انہوں نے کہا ہے نہیں کہا ہے. لیٹ سپوز کہا ہے اور کل کون کا آ جائے کہ میں نے تو نہیں کہا، تو پھر ویئر وی ول اسٹینڈ. تو اس پہ تو ہم کومنٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں جو ساتھ بھائی نے یہ بات کی نا اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی ول اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں، انہوں نے ان لوگوں کو اگر اس بنیاد پہ اکاموڈیٹ کیا تھا کہ یہ شاید فائنانس کرے، یہ کوئی اس میں فنڈنگ کرے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی کسی ایکٹیویٹی کو اس کو سپورٹ کرے. لیکن آپ نے دیکھا جب نو کانفیڈنس کی تحریک آئی تھی تو کتنے لوگ چھوڑ کے گئے تھے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میں کوئی بھی ہو، اکراس دی بورڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس شخص کو ٹکٹ دینی چاہیے جو لائل ہو، جو آپ کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو. اگر آپ نے وقتی طور پہ جیسے ساتھ بھائی نے کہا نا الیکٹیبل، ہم تو اس کو ٹکٹ نہیں دیتے اور فلاں نہیں دیتے، اگر آج بھی آپ نے کرنا ہے اور جو جینون ورکر ہے آپ کا پولیٹیکل پارٹی کے اندر، اگر وہ سفر کرتا ہے تو آپ کے نیریٹو کو، آپ کی پارٹی کو جتنا نقصان ہوگا، وہ لوگ پھر ایسے وقت پہ تھوڑی سی گرم ہوا چلتی ہے تو وہ اے سی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ گرم ہوا کو سامنے برداشت نہیں کرتے، وہ سٹینڈ نہیں کرتے، وہ بکتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. تو آپ کا پورا ایک جو آپ نے ایک طے کیا ہوتا ہے کہ یہ میری منزل ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے، وہ آپ راستے میں ہی آپ کا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا ہوتا جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا جو آپ کا منشور ہے، جو آپ لوگوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ ہم تو اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی پارٹی کے اندر ایک بد دلی ہوگی لوگوں کے اندر. ابھی آپ کہہ رہے کہ ہم نے تحریک چلانی، آج آپ جینون لوگوں کو آپ اکاموڈیٹ نہیں کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں نمبرات جنہوں نے جانے دیے، جن کی فیملیاں برباد ہوئی، جن کا پیسہ گیا، جیلوں میں گئے، 100 کیسز کا برداشت کیا، آپ نے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. ایک آ گیا چھتری سے اور اس کو آپ نے اتار لیا ہے اور آپ کیا کیس کو کر لیں. تو یہ اس سے آپ کو آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو منشور ہے، جو آپ کا مینیفیسٹو ہے، جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، یہ اس کو نقصان پہنچائے گی. ٹھیک ہے ساتھ صاحب، آخری سوال اس سیگمنٹ سے جو ہے ہمارا، 1 منٹ میں بتائیے گا کیا نمبر گیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اب کے پی میں کمزور ہو گئی؟ دیکھیے بالکل بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کے پی میں نہ علی امین گنڈاپور پہ ڈیپینڈنٹ ہے، نہ صوبائی کیبنٹ کے ممبرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آج علی امین گنڈاپور صاحب سمیت جتنے لوگ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی سپورٹ سے الیکٹ ہوئے، کیونکہ اب تو ہم انہیں انڈیپینڈنٹ کہیں گے، ریزرو سیٹس والا فیصلہ آ چکا ہے، اگر یہ سب بھی منحرف ہو جائیں تو پی ٹی آئی میں، تو کے پی میں سب سے پاپولر پارٹی کون سی ہوگی؟ وہ پارٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اور کے پی کے لوگوں کا حکومت تو بہرحال وہ گیلپ کے سرویز کا حکومت تو میڈم حکومت کی تو گزارش ہے نا کہ کل ووٹ کدھر کاسٹ ہوں گے اور نکلیں گے کدھر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا. یہ تو ہم 6-8 دفعہ آپ دیکھ چکے ہیں، 8 فروری کو بھی دیکھا، بائی الیکشنز میں بھی دیکھا. اچھا اگر ووٹ ادھر کاسٹ بھی ہو گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا، پھر بھی گورننس کیسے بنے گی؟ یہ تو پاور ڈائنامکس ہے نا کہ گورنمنٹ کیسے بنے گی. کیا کے پی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ چلے میں اس کو ریفریز کر لیتا ہوں. کیا کے پی کے لوگ عمران خان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ اگر ساری پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی منحرف کرتے ہیں
ایک سیٹ بھی وہ سارے دوسری طرف ووٹ کریں, 11 کی 11 سیٹیں اپوزیشن کو مل جائیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق سارے دوسری طرف ووٹ کر دیں, تو بھی کے پی کے ایک جگہ سے لے کے آخر تک عمران خان کے ساتھ یہ پروونس چل رہا ہے. یہ بڑی بات کیا دو رائے ہیں, یہ بڑی بات کی آپ نے کہ پاکستان سعد صاحب کی جو رائے ہے ناظرین, جی سعد صاحب کی رائے کے مطابق کے پی میں خاص طور پہ عمران خان کی پوزیشن, بے شک ان کے جو سینٹ پہ ووٹس ہیں وہ سارے دوسری طرف چلے جائیں, لیکن پھر بھی عمران خان کی جو پوزیشن, ان کی پاپولیرٹی ہے, اس پہ کوئی سوال کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ووٹر آج بھی ابھی بھی 100% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. چلیں جی, ہم لوگ اس سیگمنٹ سے بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کراچی میں وہ ہڑتال کیا ہے, کیوں ہے, اس پہ بات ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی کال پر آج ہڑتال دی گئی. ہڑتال لاہور میں بھی تھی, اسلام آباد میں بھی یہ پہلے تھی, لیکن اسلام آباد کی چونکہ جو بتایا گیا تھا FPCCI کی جانب سے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ حکومت کے ساتھ طے پا گئے, اس لیے انہوں نے ختم کر دی. لیکن آج جو کراچی کی یہ ہڑتال ہے, اس کی صورتحال کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو تاجران ہیں, جو چیمبر ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ فائنینس ایکٹ 2025 میں شامل متنازع اس میں جو شکیں ہیں, خاص طور پر جس کا نام لیا جاتا ہے وہ 37A ہے اور 37B ہے, جو کہ کیش ٹرانزیکشن پر جو ٹیکسز عائد کیے گئے اس کے خلاف یہ تاجران سڑکوں پر نکل آئے. اور کیا احوال رہا آج کا, مجھے بتا رہے ہیں کراچی سے جوائن کریں ہمارے رپورٹر جنید نیازی. جنید, ویلکم ٹو دا شو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ تھینک یو, آئی ایم گڈ. اچھا جنید, بتائیے گا کیا صورتحال رہی آج دن بھر کراچی کی؟ دیکھیں جی, آج کراچی چیمبر آف کامرس کی جانب سے ہڑتال کی گئی ہے. جو سب سے پہلے تو یہ, جیسا کہ فائنینس ایکٹ ہے مالی سال 26 کا, اس میں جو 37A اور B کی بالخصوص 2 شکیں ہیں جس کے تحت FBR کو گرفتاری اور استغاثہ کے اختیارات دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ای بلٹی ہو گیا, ای انوائسنگ ہو گیا, اور خاص طور پہ جو فکس ٹیکس ریجیم ہے اس میں ایکسپورٹرز کی بحالی کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس آواز اٹھا رہا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مالی سال 25 کا جب بجٹ منظور ہوا تھا تو اس میں جو ایکسپورٹرز تھے ان کو فکس ٹیکس ریجیم سے نکال کر نارمل ٹیکس ریجیم میں ڈال دیا تھا. تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو واپس فکس ٹیکس ریجیم میں ڈالا جائے. فکس ٹیکس ریجیم میں کیا ہے کہ 1% تک ایکسپورٹرز پر ٹیکس عائد ہوتا ہے, لیکن نارمل ٹیکس ریجیم میں مختلف ٹیکس مزید عائد ہو جاتے ہیں. آج کی ہڑتال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم کراچی چیمبر آف کامرس پہنچے. وہاں کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلمانی کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی. ان کے مطابق تمام جو ایسوسیشنز ہیں, تمام جو صنعتی زونز ہیں, وہ آج آپریشن بند انہوں نے رکھنے تھے, اور وہیں جو پروڈکشن تھی, جو مینوفیکچرنگ تھی, وہ بھی معطل رہنی تھی. تاہم جب ہم نے فیلڈ کا دورہ کیا, کرنگی انڈسٹریل ایریا گئے, سائٹ ایسوسیشن کی ہمارے پاس جو اطلاعات موصول ہوئیں, وہیں فیڈرل بی ایریا نارتھ کراچی کی جو انڈسٹری ہے, تو ہڑتال اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اتنی کوئی مؤثر ثابت نہیں ہوئی. اچھا, کیونکہ 50 سے 60% تک ہم نے دیکھا کہ جو انڈسٹری تھی وہ رواں دواں تھی, معمول کے مطابق کام چل رہا تھا. کرنگی انڈسٹریل ایریا کو میں خود رپورٹ کر رہا تھا, وہاں پہ جو انڈسٹری تھی فنکشنز اس کے بالکل جاری تھے. موٹر بائکس پارک تھیں جو ورکرز کی ہوتی ہیں, آفیشلز کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, بلا کسی تعطل وہ جاری تھا کام. اگر بات کی جائے FPCCI کے حوالے سے تو فیڈریشن ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ ہڑتال اس لیے نہیں کر رہے کہ جو حکومت نے کمیٹی قائم کی تھی, جو ہارون اختر خان جس کو جس کی صدارت کر رہے تھے, جس کی سربراہی کر رہے تھے, تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا, ان پہ نظر ثانی کی جائے گی. لیکن کراچی چیمبر آف کامرس نے مطالبہ یہی کیا کہ جب تک تحریری ہمیں منظوری یا ضمانت نہیں ملتی ہم ہڑتال کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن FPCCI نے کہا کہ جب حکومت نے کہہ دیا ہے تو تحریری جو ضمانت ہے اس میں ذرا دیر لگتی ہے, اور IMF کا معاہدہ جیسا کہ ہمارا اوپر سے ہے, تو فائنینس ایکٹ میں اس طریقے سے جو قوانین ہیں ان میں چینجنگز وغیرہ IMF کے معاہدے کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں کرنی پڑیں گی. تو مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجروں کا کچھ جو دھڑا تھا وہ FPCCI کی جانب اس کا جھکاؤ تھا, اور دوسری جانب کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی. یہ جنید کوئی کلیش ہے FPCCI اور KCCI کا؟ دیکھیں, کراچی میں بالخصوص پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی سیاست ہے. جیسے
पॉलिटिक्स में एक सियासत है, वहीं बिजनेस की जो बीट है सहाफत में, उसमें भी हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की आपस में एक सियासत है। फेडरेशन हाउस में हम देख रहे हैं कि एक कोलिशन ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट कह लें या कोलिशन ऑफ एक रूल है कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, इसके अलावा बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव है, वो फेडरेशन तो हाउस मतलब में ये लीड इनका कर जो रहे हैं। अपने ही कराची क्लैशेस चैम्बर हैं ऑफ चैम्बर्स कॉमर्स के में- दरमियान, उनकी वजह से मसला ज्यादा है, वरना एफपीसीसीआई की बात को ठीक माना जाए कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात तय पा गए, या फिर केसीसीआई जिस तरह कह रही है कि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे इसलिए हम लोग मजीद जो है वो आगे जाएंगे, तो किसकी बात को यहाँ पे सही समझा जाए? देखें, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अब फेडरेशन हाउस चूंकि एपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, वहीं दुनिया का 8वां बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है अगर बात की जाए मेंबरान की तादाद के हवाले से। तो सिर्फ साइट एसोसिएशन जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 7 इंडस्ट्रियल जोन में से एक जोन है, वो 14% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में अपना शेयर रखता है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो वो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और साइट एसोसिएशन वाले तो ये भी दावा करते हैं कि जो सियालकोट एक पूरा हब है इकोनॉमी का, हम उससे डबल एक्सपोर्ट करते हैं। तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं कि एफपीसीसीआई को हमारी बात तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन एफपीसीसीआई कहती है कि वी आर द एपेक्स बॉडी, तो हमारा जो मामला होगा हम उसको लेके चलेंगे। हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं तो वो मुस्बत हैं। ठीक है, मैं जुनैद आपकी तरफ वापस आती हूँ। रियासत साहब, ये मामला आपकी नज़र में क्या है, और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत ज़ाहिर है, जब मार्केटें आपकी बंद हो गई, जब आपकी मंडियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, तो एक ताजर का तो नुकसान है ही है, एक आवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी नुकसान है। तो ये मामलात को हुकूमत को किस तरह टेकअप करना चाहिए? देखें, बिल्कुल ये उनकी एक जेन्युइन वो है, गिला भी है, शिकायत भी है। मैं वही देखें, आप अगर एफबीआर को अरेस्ट का भी इख्तियार दे देंगे तो मैं समझता हूं कि ये ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन होगी कि आपने एफआईआर को टैक्स कलेक्शन भी दे दी, आपने उनको ये उसके ऊपर अरेस्ट करने के भी इख्तियारात दे दिए, तो बाकी तो फिर इसका मतलब है कि जो ताजर है, जो वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उनका बिजनेस है, जो एक मईशत है, जो बैकबोन है पाकिस्तान की, और कराची स्पेशली जो वहां पे सबसे ज्यादा वो वैसे भी बिजनेस के वाले से कहा जाता है कि वो गरीबों की माँ है कि जी जिसको, हाँ, तो वो एक ऐसा शहर है। वहां पे लोगों का और ताजरों का एक बिल्कुल जेन्युइन गिला, ये जरूरी नहीं है। मैं जुनेद को भी सुन रहा था, देखिए जैसे हमारे यहाँ वकला के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल है, सूबाई सतह पे प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशन है। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कह दिया है तो नीचे हम सारे कहें कि जी ये ठीक कह रहे हैं तो वो भी हम ही फॉलो कर लें। मुमकिन है आज आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं कि जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर है कि पाकिस्तान बार काउंसिल तो बिल्कुल उनके साथ बैठी, गवर्नमेंट के साथ, तो नीचे वाले लोग जो मर्जी कहते हैं। इसी तरह उनके भी एक जेन्युइन ग्रीवेंस है, उसको रिड्रेस करना चाहिए। और अगर ताजरों का, और जैसे उन्होंने ये 30A और 30B लगा, 37A और B लगाया है, उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल नहीं है। और इस तरह से एक तो टैक्स कलेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, एफबीआर के ऊपर लोग फिर एक कोई दूसरा नेगेटिव रास्ता जो है ना, आपको हमेशा पता है कि जहां पे एक पॉजिटिव तरीके से चल रहा है, जब आप उसको बहुत स्क्वीज करते हैं तो फिर वो कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूं उससे टैक्स कलेक्शन के लिए, और मैं समझता हूं कि ताजर के एतमाद को, उससे मईशत को नुकसान बिल्कुल करनी चाहिए, और हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए ताजरों को, और उसके अंदर उनको ये हो पहले ही मईशत का ऐसी सूरत हाल है, और फिर ताजर बहुत अंडर स्ट्रेस है। ताजर को तो देखे ना, ताजर को भी तो चूल्हा जलाने के लिए, उसको भी अपने घर का मामला चलाने के लिए उसको भी तो फैसिलिटेट करे। सिर्फ ये नहीं है कि उनसे आप टैक्स कलेक्शन करें और साथ उनको ये थ्रेट भी हो कि कोई ऐसी इरेगुलरिटी हो जाती है आप उसको अरेस्ट भी कर ले, उसकी डिग्निटी भी दैट इज एट स्टेक। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए। साथ साहब, आपकी इस पे क्या राय है? जो फाइनेंस एक्ट 2025 की ऐसी तरमीम है, जो ऐसी शर्तें हैं जिसपे ताजरान आज सरापा एहतजाज है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को ओवरऑल बेहतर करना चाहिए। अगर आप प्रेडिटरी पावर टैक्स अथॉरिटी को दे देंगे, रेगुलेटर को दे देंगे कि वो किसी भी शख्स के ऊपर इस तरह का टैक्स इम्पोज कर सकते हैं जो कि उसके एक्चुअल सेल्स या उसके एक्चुअल बिजनेस या इनकम से कनेक्टेड ना हो, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके पास पावर हो कि वो उसके अकाउंट में से निकाल सकते हैं, जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली दी।
تو اس سے بزنس کا کانفیڈنس کم ہوگا. میں یہ پتا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اوپر کسی نے ٹیکس لگایا تو میں اس کو کہیں کنٹیسٹ کر سکوں, کہوں نہیں آپ نے غلط لگایا, یہ میرے پاس درست دستاویزات ہیں, اس کے مطابق لگانا چاہیے. اور اگر ہمارا آپس میں ریزولوشن نہ ہو تو ہم کسی انڈیپینڈنٹ فورم کے پاس چلے جائیں, ایک آئینی فورم کے پاس نہیں, ایک ایسے فورم کے پاس جو نہ گورنمنٹ نے پک کیا ہو نہ میں نے پک کیا ہو, جو انڈیپینڈنٹ ہو, ہمارا فیصلہ کر دے. اور کوشش کریں کہ وہ فیصلہ جس طرح عدالتیں ماضی میں 10-10, 15-15, 20-20 سال فائنینشیل میٹرز کے اوپر سٹے دیکھے تو اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی. ایک ایسٹیمیشن ہے کہ $3-4 بلین ہمارا ریگولیٹری کلیکشنز کے اندر سٹیز میں پڑا ہوا ہے, عدالتوں کے اندر سٹیز میں پڑا ہے. اس کا کوئی ریفارم ہونا چاہیے کہ آپ فائنینشیل, خاص طور پہ ٹیکس اینڈ ڈیوٹی اینڈ سیس, یہ اس طرح کی چیزوں کے جو میٹرز ہیں وہ کسی انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل کے سامنے جائیں گے اور وہ ٹرائیبیونل پابند ہوگا کہ اس کو 1 کوارٹر میں یعنی 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو یہ سسٹم ہو تو لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ ہوگا. اگر آپ عدالتوں والا سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے, سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر میرے خلاف لیٹس سے حکومت نے ٹیکس لگا دیا اور میں وہ ایک ریٹ پٹیشن میں چیلنج کر دوں, تو ریٹ پٹیشن میں جو بینچ مقدمہ سن رہا ہوگا میرے خلاف کہ ٹیکس لگا نہیں لگا, وہ بینچ وہ ہوگا جس کو حکومت نے پک کیا. تو پھر میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں ٹیکس کو چھپانے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے لگے گا کہ FBR میرے سے یا دیگر لوگ میرے سے پریڈیٹری میرے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میں ٹیکس چھپانے کی کوشش کروں گا, جس وجہ سے وائٹ اکانومی بلیک ہوتی جاتی ہے. اس کا ہولسٹک ریویو ٹیکس اسیسمنٹ سے امپوزیشن سے ڈسپیوٹ ریزولوشن سے جوڈیشل ریزولوشن, یہ پوری چیز ایک دفعہ آپ ریفارم کر کے ٹھیک کریں گے تو اکانومی میں کچھ جان ڈلے گی. جب تک یہ پریڈیٹری کلازز رکھیں گے تو آپ تھوڑا ٹیکس تو شاید کلیکٹ زیادہ کر لیں اس کوارٹر میں, لیکن اس سے اکانومی بہتر ہے. اس میں ایک جملہ صرف کہ جب آپ یہ جو 37AB کی بات کریں تو اس میں ایک ہمارا بنیادی لا کے اندر جو اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس کے اندر پرووائڈڈ ہے آرڈی آلٹرم پارٹم, نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ, کہ ان کو سنا جائے, رائٹ آف آڈینس بھی ان کو دیا جائے. اگر آپ اس سے ان کو آپ وہ جیسے ساتھ میں فرمایا نا کہ آپ وہاں سے نکال لیتے ہیں تو اس کو تو ایک انسرٹینٹی, اس کا کانفیڈنس, اس کا سارا ٹرسٹ سسٹم کے اوپر سے اٹھ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لا ہے اس کو بالکل ایک نیچرل وے میں پروسیس کرنے کے لیے جو لیگل ریمیڈی ہے وہ ان کو دینی ہے. اگر آپ نے اسٹیٹ پہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ہو کر کرو کہ آپ لوگوں کو جیسے لوگ یہاں پہ لوٹنے کا ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا. جنید صاحب سے سوال پوچھ لیں, آخری سوال. جنید صاحب یہ بتائیے گا نیازی صاحب کہ آپ کے خیال میں جو اب کراچی میں بات ہو رہی ہے, جو چیمبر والے بھی افیکٹ کر رہے ہیں, اس کا ٹیکس امپیکٹ کتنا آئے گا؟ ایک ٹیکس امپیکٹ کتنا آئے گا؟ اور آپ کی وہاں پہ آپ بیٹ کور کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں میں کانفیڈنس ہے کہ وہ سرمایہ کاری کریں, یا ان کو لگتا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ اس کے بعد اب بینک میں پیسہ نہیں رکھ سکتے اور دیگر چیزیں کرنی تھوڑی مشکل ہوں گی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, پہلے بھی اس حوالے سے بات کی جا چکی ہے کہ جس دن فائنانس منسٹر نے بجٹ پیش کیا تھا اسی دن سے بزنس کمیونٹی نے کہا تھا کہ اس میں سوائے انفورسمنٹ کے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس سے کیپٹل فلائٹ ہوگا. جی, کل بھی رات کو کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہا ہے, ایک جانب تو برین ڈرین ہو رہا ہے, وہیں اگر بات کی جائے تو متعدد ایسے سرمایہ کار ہیں جو دبئی چیمبر آف کامرس میں رجسٹر ہو رہے ہیں. نیازی صاحب سوری, تو اس سے آپ جنید سوری اگر مناسب ہو تو ہم تھوڑا سا جنید کو پاس اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں 2 سوال اور پوچھنے کے لیے, اگر ہمارے پروڈیوسر بھی اجازت دیں. ہمیں ٹائم مل سکتا ہے. جنید, آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ فلائٹ آف کیپٹل کہہ رہے ہیں, جی آپ فلائٹ آف کیپٹل کہہ رہے ہیں, یہ لوگوں کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. افیکٹولی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے بینکوں میں سرمایہ کاروں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے اور ان کو اب لگتا ہے کہ FBR یہ راتوں رات کسی وقت نکال سکتی ہے بغیر کسی ریو پروسیس کے, کیا فلائٹ آف کیپٹل یہ ہے کہ لوگ اب وہ پیسے بینکوں میں نہیں رکھ رہے یا کیش میں رکھ رہے ہیں یا ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں تاکہ جہاں پہ کیپٹل کی پروٹیکشن ہو؟ اس کو ذرا تھوڑا واضح کر دیجیے. دیکھیں, جو کیپٹل فلائٹ ہے, ایک تو وہ ہے کہ بینکوں پہ خاص طور پہ فکسڈ انکم پہ اور میوچل فنڈز پہ جیسا کہ بجٹ میں ٹیکسیشن میں اضافہ کیا گیا ہے, ایک تو وہاں سے کیپٹل نکل کے آپ کا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اسکائی راکٹ ہو رہی ہے. سیکنڈلی, یہ بالکل بات ہے کہ انویسٹمنٹ باہر ہو جائے گی. چیئرمین نیب کا بھی بیان آیا تھا جب وہ کراچی چیمبر آف کامرس میں آئے تھے, تو اف آئی ایم ناٹ مکسنگ دا نمبر, تو وہ 25,000 ایسے بڑے سرمایہ کاروں کی بات کر رہے تھے جنہوں نے سرمایہ باہر منتقل کر دیا ہے.
ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए जुनेद। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहे, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में मॉनसून बारिशें जो हैं वो चल रही हैं, उनकी वजह से आपको पता है कि सैकड़ों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी ऐसे जो जान से हाथ धो बैठे, लेकिन जितने लापता हैं या जिनकी रिहेबिलिटेशन होना अभी बाकी है, वो एक अलग कहानी है। साथ साथ ये एक रिकरिंग फीचर है। ऐसा नहीं होता कि ये बारिशें कोई सरप्राइज के तौर पर आ जाती हैं, येट एस्टोनिशिंगली हम लोग हमेशा सफर कर रहे होते हैं। और मजे की बात उससे भी ज्यादा वो ये कि अब हम सब कुछ उठा के फेंक देते हैं क्लाइमेट चेंज पे। तो क्या ये जो अभी हुआ पाकिस्तान में या हो रहा है, खासतौर पे पंजाब में, सिंध, तमाम तर सूबे बाय द वे इसमें शामिल है, तो ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से या हमारी अपनी गफलत भी है हुकूमती? क्लाइमेट चेंज तो बाकी मुल्कों के अंदर भी है ना। तो वहां पे जब बारिश होती है तो लोग सब हर मुल्क के अंदर सैलाब से थोड़ी बह जाते हैं। मुल्कों की तकसीम है, ऐसे ममालिक जहां पे सैलाब आता है तो वो मैनेज करते हैं, ऐसे ममालिक जहां पे सैलाब आता है तो बह जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आप तकरीबन क्लॉक सेट कर सकते हैं। आप शुरू कर लें, आप कहें कि अगर पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग ज्यादा है, आप मुझे जवाब दें कि हाँ आजकल लोड शेडिंग ज्यादा है, मैं आपको कहूंगा मेरा ख्याल है मई जून का महीना है। आप मुझे बताएं आजकल सैलाब आए में, मैं आपको बता दूंगा कि अगस्त का महीना है सैलाब आए में। आप मुझे कहें कि आजकल गैस नहीं आ रही, मुझे पहले से पता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर जाके गैस खत्म हो जाएगी। आप कहें कि गंदम बहुत महंगी हो गया है, मैं आपको ऑलरेडी बता सकता हूं कि इसका मतलब है कि मार्च चल रहा होगा। आप मुझे कहें कि चीनी नहीं आ रही, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी, फिर चीनी एक्सपोर्ट की, पहले इंपोर्ट वालों ने पैसे बनाए, फिर एक्सपोर्ट वालों ने पैसे बनाए। मैं आपको बता दूंगा कि लगता है कि अप्रैल का महीना है। पाकिस्तान में तो एक अजीब मजाक सा चल रहा है पिछले इतने सालों से। इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं, इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट थी। आप कम से कम पिछले 25 साल देख लें, 2000 से ऑनवर्ड्स अगर आप देख लें, तो कम से कम पिछले 20 साल के अंदर तो ऐसा कोई वक्त नहीं आया जिसमें सर्दियों में गैस ना कम हुई हो, बिजली ना कम हुई, गर्मियों में बिजलियां कम हुई हो, जिसमें मानसून में सैलाब ना आया हो, अक्टूबर के अंदर डेंगू के हम लोग फिर से ओ भाई, आपको पहले से पता है, मुझे पहले से पता हो कि मैं यहां से निकलूंगा तो दरवाजे पे मेरे से एक बंदा एक बात करेगा या मुझे कोई काम करना पड़ेगा, तो मैं एक दफा वहां पे फंस जाऊंगा, दूसरी दफा फंस जाऊंगा, तीसरी दफा मैं उसका कोई सोल्यूशन ढूंढूंगा कि मुझे पता है मैं दरवाजे से निकलूंगा तो एक मसला पड़ेगा, मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढना है। हर साल आपका यही मसला होता है। वो आप कहते हैं पिछले ने किया नहीं किया, वो उससे कहता है उससे पिछले ने नहीं किया, वो उससे पिछले को पे डाल देता है। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। जो आपने 2 प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हुए हैं उसका हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। 1122 पंजाब के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो कभी चौधरी साहब के कांटे पड़ जाता है, फिर वो बुजदार साहब कहते हैं मैंने उसमें 2 इंप्रूवमेंट किए, मरियम साहब कहती हैं कि वैसे ही उसका नाम ही मरियम नवाज 1122 होना चाहिए। ओ भाई, 2 चीजें चल रही हैं, उनके ऊपर बिल्ड करें। ये तो 2014 से चल रही है, पता नहीं 2008 से चल रही है 1122। भाई उस पे बिल्ड करें। आपको पता है ये नाला है, ये बारिश है, ये पानी है, आपके पास इरसा है, वापडा है, आपके पास टाउन प्लानिंग है। अच्छा, इसमें हेल्थ की कभी बात नहीं करते। आपके पास NIH है, आपके पास आपके NDMA है, चीजें आपके प्रिवेंशन लेवल पे PDM है, प्रोएक्टिव प्लानिंग। अच्छा रियासत साहब, जो रिस्पॉन्स है ना वो पोस्ट डिजास्टर है, ये एंटीसिपेटरी क्यों नहीं है हमारे पास? जब हो चुका होता है दीगर ममालिक में, हमारा सबसे पहला पड़ोसी जो है बांग्लादेश, उन्होंने इसी तरह किया हुआ है कि वो तमाम उसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है। वो जब ये सब कुछ नहीं होता, हर किस्म के डिजास्टर से पहले उन्होंने बिल्स की बात डिजाइन किए हुए हैं। देखिए, बड़े बड़े ममालिक में भी डिजास्टर्स हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर टोर्नेडोज आते हैं, हर साल वहां पे एक टोर्नेडो वैली है जहां पे टोर्नेडोज आते हैं। वो टोर्नेडो को तो रोक नहीं सकते भाई, सैलाब आ रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन उनकी फीमा जो फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिस तरह हमारी NDMA है, उन्होंने को प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ पे हम अगर यहाँ से टोर्नेडो गुजर गया तो इधर हम रिलीफ फंड लगाएंगे, ऐसे दवाइयां पहुंचाएंगे, इतनी देर में कंस्ट्रक्शन करके देंगे, ये पहले अलार्म्स बजाएंगे, हफ्ता पहले लोगों को ये बताना शुरू करेंगे, कोई अंडरग्राउंड बंकर्स, कोई प्लान है। हमारा मेट ऑफिस 10 दिन पहले हमें बता देते, अभी भी इन्होंने वार्निंग जारी कर दिया बाय द वे कि आप पंजाब में खासतौर पर ये वापस एक और स्पेल आएगा, तो वो तो हमारे पास होती है वार्निंग्स मौजूद होती है। जुमला माजरत की मैंने आपका टाइम लिया, आखिरी जुमला, आप नेचुरल डिजास्टर्स को तो रोक नहीं सकते। आप ठीक है, कभी बारिश ज्यादा आ जाए तो कहीं पे भी सैलाब आ सकता है, कहीं जलजला आ सकता है, कहीं कोई और खुदा न खास्ता आफत आ सकती है, नागहानी। लेकिन आपको जब पता है कि हर मानसून में सैलाब आना है तो उसकी थोड़ी तैयारी कर लें।
ठीक है। आपने एनडीएमए बनाया है, मुझे बताएं, और क्लाइमेट मिनिस्ट्री आपने क्लाइमेट चेंज बनाई है, उसके अंदर उनकी सबसे बुनियादी जो आपने कहा ना कि एक पोस्ट है अरेंजमेंट्स, आपको हर साल जैसे साल ने बताया कि इस महीने में ये होता है, इस महीने में ये होता है, ये सारी चीज आप मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते? आपकी सड़क 45 दिन में ज्यादा चलती। मुझे बताएं, आपका मरी एक्सप्रेस वे पहले बनाया है, अब उसको काट के उसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। जहां रोड बनता है वहां पे कभी पानी वाले आके उसको काटते हैं, फिर आ जाते हैं जी ये केबल डालनी, फिर दूसरा आ जाता है, फिर वो उसी तरह छोड़ के चले जाते हैं। जो वो रोड जिसने 10 साल चलना है वो 10 दिन नहीं चलती, वो बह जाती है पानी के अंदर। बात ये है कि आपने अपने इदारों के अंदर मैनेजमेंट करनी। आप जनूबी पंजाब को देखे, लोगों के जानवर बह जाते हैं हर साल उनके, और कहते हैं जी वहां से बंद टूट गया। भाई जो उसका कंसर्न इदारा है वो उसको मानसून से पहले इन सारी चीजों को इंश्योर क्यों नहीं करते? उस वक्त करते जब इंसानी जानें जाया हो जाती, जब लोगों का सामान, माल, मवेशी सब बह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैनेजमेंट और मैनेजमेंट डिटरमिनेशन की जरूरत है, बिल की जरूरत है, जो कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो इदारे हैं उनको अपना चाहिए, अगर सब इदारे मिलकर अपना काम करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक सो कि जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे भी हम बहुत बड़ी हद तक निपट सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।